हेलो गाइस। आई थिंक मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है। गुड इवनिंग। सभी अपना जवाब गुड इवनिंग कह के दे सकते हैं। मुझे पता नहीं पड़ रहा है कि मेरी आवाज़ प्रॉपरली पहुंच रही है या नहीं। एम आई ऑडिबल? मैं अच्छे से आपको दिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट सेशन। तो आपका फीडबैक ही मुझे मिलेगा, तब मुझे पता लगेगा कि क्या एवरीथिंग इज़ परफेक्ट और नॉट। यू कैन रिप्लाई। ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। और दिस इज द फर्स्ट सेशन। तो कल काफ़ी सारे बच्चों की क्वेरी थी कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने दोनों टॉपिक चुन लिए, एक ऑर्गेनिक का और एक इनऑर्गेनिक का। दोनों को एक एक टॉपिक दे दिया। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आज वेंसडे है तो हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे हम 3 दिन इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे। और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये तीनों दिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कल लॉन्च वीडियो काफ़ी सारे बच्चों ने देखा था, तो आई थिंक उनको मेरा इंट्रोडक्शन पता था। फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाना चाहिए। माई सेल्फ शशांक गर्ग। और मैं इस इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों ने ज्वाइन करा है, उसमें रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ। अदरवाइज ऑलमोस्ट 15 ईयर से मैं इस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। और अगर आपको आइडिया हो तो देर आर सेवरल इंस्टीट्यूट लाइक कोटा के अंदर कई सारे इंस्टीट्यूट हैं, बंसा क्लासेस है, तो वहाँ पे मेरा ऑलरेडी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो अभी प्रेजेंटली मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ जयपुर बंसा क्लासेस के अंदर। और अदर देन दैट काफ़ी पुराने कई सारे बच्चों को मैं आईआईटी के लिए और नीट के लिए पढ़ा चुका हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि 2005 से, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए। तो काफ़ी बच्चों को मैंने ऐसे, मान लीजिए कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज की तारीख में खुद टीचर बन गए हैं। और उस समय से अपन इस कोचिंग के अंदर पढ़ा रहे हैं। अब पॉइंट पे आते हैं कि जो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे कि लेट्स से अपन आज जो मैं पहला टॉपिक लेने जा रहा हूँ वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे, बिकॉज कई सारे बच्चों का था कि सर बेसिक से पढ़ाना, तो मेरे को बेसिक जो टॉपिक सबसे पहले लगा वो था केमिकल बॉन्डिंग। तो हम उसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा जिस इंस्टीट्यूट में अपन पढ़ते हैं उसका इंट्रोडक्शन मुझे आपको दे देना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से कि जो ये अनअकैडमी है, ये अब तक का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। बिकॉज मैं अब तक जितने भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, मैंने कभी भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं देखा जिसमें एक साथ इतने सारे बच्चे क्लासेस के अंदर होते हैं और एक बार में कितने सारे बच्चों तक अपनी जो बात है वो पहुंच सकती है। तो हाँ, ये जरूर है कि आपको अगर इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना है तो देर इज सम सब्सक्रिप्शन जो आपको लेना चाहिए, सो दैट कि हमारी पर्सनल मेंटरशिप और वो सब आपको मिलती रहेगी। ठीक है। वैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि कैन आई क्लियर नीट एंड ओलंपियाड इफ आई स्टार्ट इन 11 फ्रॉम स्क्रैच। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर अभी अपन इसी ईयर के अंदर जो नीट का एग्जाम होने वाला है, अगर अपन उसको टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें फास्ट पढ़ना पड़ेगा। और वो क्लासेस मैं स्पेशल जो क्लासेस होंगी वहां ले लूंगा। और अभी जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो एक नॉर्मल पिच पे चलता हुआ, एक नॉर्मल पेस पे चलता हुआ क्लासेस को डील कर रहा हूँ। तो यू कैन कंटिन्यू विथ एनी ऑफ द बैच, सो दैट कि आपको जिस तरह का टारगेट है वैसा आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और कई सारे सवाल बच्चों के आएंगे कि सर 2020 में मुझे 2021 में मुझे नीट को क्या करना चाहिए, और ये और वो सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे करके मिल जाएंगे। इट मे बी पॉसिबल कि जब हम क्लास पढ़ रहे हैं तो उसके दौरान भी अगर किसी बच्चे ने ऐसे कोई सवाल पूछा तो मैं जवाब दे दूंगा। आगे देखें तो यहाँ पर एक आप अपने मोबाइल के अंदर एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज उसमें प्लस सब्सक्रिप्शन लर्नर्स ऐप है। अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे यू विल गेट
बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज हैं, बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स हैं, और मतलब मैं इस बारे में आपको बता रहा हूँ, आई नो कि दैट आप सभी बच्चे उसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। और प्लीज मेरा एक छोटा सा आपसे सबमिशन है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं, इट्स बेटर कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं तो भी ये मान के चलिए कि सिर्फ क्लास में मैं और आप हैं, तभी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखें तो वी हैव सर्टेन डेली लाइव क्लासेस हैं। आप लोगों ने देखा है अभी तक, कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो देखते आ रहे हैं, कई सारी बातों को समझते आ रहे हैं। क्विजेज हैं, लाइव टेस्ट हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बार ज्वाइन करने के बाद किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है, तो बहुत अच्छा है ये तो। और देख सकते हैं कई सारे टीचर्स हैं लाइव क्लासेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, और चैप्टर वाइज भी पढ़ाते हैं। कोई क्लासेस में सिर्फ क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ाते हैं, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत इलेबोरेट करके पढ़ाते हैं। अलग अलग टीचर्स का अलग अलग तरह का। ठीक है, एक बच्चा है, उसका कहना है कि दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन दिस चैनल एंड, और मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा भी आज फर्स्ट लेक्चर है इस चैनल पे, तो मेरा भी आज फर्स्ट लेक्चर है। बट द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट द फर्स्ट लेक्चर जो कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ आप जैसे स्टूडेंट्स को। तो अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहे तो आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएं, क्योंकि उसमें एक बच्चे ने बीच में पूछा भी था कि सर आप क्या कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराएंगे? हाँ, कोर्स पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बीच में मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि प्लीज इसी समय पर अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर आपके कोई टेलीग्राम का है, सो दैट, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे लोगों को, बच्चों को नहीं जानता, तो अगर आपके कोई टेलीग्राम के ग्रुप हैं तो उस पे इस लिंक को शेयर कर दो। उससे फायदा ये रहेगा कि जिन बच्चों को नहीं पता कि हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, उनको ही पता लग जाएगा, और मजा आएगा। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे क्लास के अंदर, उतना मजा आएगा। ठीक है, देर आर सेवरल टीचर्स हेयर जिसके जो आपके लिए अवेलेबल हैं एनी टाइम। आप कभी भी उनके लेक्चर्स को उठाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, आनंद मनी सर है, एसके सिंह सर है, काफी सारे सर हैं, और आप कई बार, मुझे ऐसा याद है कि कई सारे बच्चे ऑलरेडी इनसे एनरोल्ड हैं और कई सारे पढ़ते भी आ रहे हैं। ठीक है, देखें जरा। हाँ जी, बिल्कुल, मैं वाइब्रेंट में भी पढ़ाता था, और मतलब काफ़ी टाइम से, जैसे 2005 से 2011 तक तो मैं जयपुर बंसा क्लासेस में था, देन वाइब्रेंट एकेडमी में था, देन बंसा क्लासेस कोटा में मैंने अपनी क्लासेस ली थी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और ये कुछ कोड हैं, यू कैन यूज दिस कोड टू ज्वाइन माय कोर्स। इट्स जस्ट वेरी सिंपल, इट्स जस्ट अ 3 लेटर SGC, और उसको आप यूज करेंगे तो देर इज सम डिस्काउंट्स एंड ऑल, जो कि आप लोगों को, एक्चुअली मैं पहली बार बता रहा हूँ लेकिन आप सब बच्चे ऑलरेडी जानते हैं। एंड इफ यू यूज SGC, SG सर, चैनल SGC केमिस्ट्री 10, अगर आप यूज करेंगे तो यू कैन गेट 10% डिस्काउंट। और शायद मुझे सुनने में आया था कि इट मे बी पॉसिबल कि शायद ये मार्च के अंदर नहीं है, मुझे ऐसा सुनने में आया था, आई एम नॉट श्योर। तो अगर ऐसा है तो अच्छा है कि 10% डिस्काउंट अभी आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले अब एक छोटा सा मेरा एक और बोलना होगा कि अब अपने पर्सनल डाउट्स अभी अपन ना डिस्कस करें, अब अपन सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, और सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड बात करेंगे। तो ये जितनी भी बातें हैं, ये एक प्रोटोकॉल है इस सब चीज़ों को आपको बताना, बिकॉज जैसे आज एक बच्चा नया आया था तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था, तो इसलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी, और आगे भी इन्फॉर्मेशन इस तरह की कभी कभी देनी पड़ेगी। अब लेकिन सिर्फ बात आ रही है, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर द सब्जेक्ट केमिकल बॉन्ड। ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स आपकी आवाज तो मेरे तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन आप टाइप ना करें, आप मेरी बात को समझें, और मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर जैसे मैं हमेशा जब भी क्लासेस में पढ़ाता हूं और पूछता हूं कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, केमिकल बॉन्ड क्या है, तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आना चालू हो जाता है। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ केमिकल बॉन्डिंग, तो सबसे पहला जवाब बच्चों का आता है, सर लुईस ऑक्टेट थ्योरी। सर वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं सर, उसको अपन लुईस ऑक्टेट थ्योरी कहेंगे सर, और उसी को केमिकल बॉन्ड कहेंगे सर। कुछ एटम्स होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को सर लूज कर देते हैं, कुछ एटम्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं सर, और कुछ सर शेयर करते हैं सर। क्योंकि अधिकतर बच्चों ने ये थ्योरीज 8, 9, 10 में पढ़ रखी है। इनफैक्ट जो बच्चे अभी रिपीट कर रहे हैं, या जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं, उन लोगों के लिए तो एकदम बहुत मामूली सी बात है। लेकिन फिर भी मैं एक नई बात आज आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूं। वो नई बात क्या है, थोड़ा ध्यान देना।
जिसने ऑलरेडी मुझे कभी ना कभी पढ़ा है, किसी लेक्चर्स के अंदर कभी पढ़ा है, तो हो सकता है तो वो तो इस बात को जानता हो, लेकिन फिर भी मैं आज एक नई बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, या सो कॉल्ड अपन जिसको बॉन्ड कहते हैं, ये वर्ड बॉन्ड क्या है? जब ये सवाल मेरा स्टूडेंट्स के साथ होता है तो हाँ बिल्कुल विमल, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। मैं आईटी लेवल पर नहीं पढ़ा रहा, सब्जेक्ट की बिल्कुल जो मेन क्रिस्प नॉलेज है वो आपको जरूर दूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, और हो सकता है कि जो आप मुझे मैसेज लिख रहे हैं, आई गॉट दिस मैसेज आफ्टर सर्टेन टाइम, तो जो मैं कह रहा हूँ बस उसको सुनना। तो अगर बॉन्ड की बात करें, जस्ट अट्रैक्शन, इट मे बी पॉसिबल, इट्स अट्रैक्शन बिटवीन टू थिंग्स, लाइक मेरे एक हाथ और दूसरे हाथ के बीच में भी अट्रैक्शन है, वो एक तरह का बॉन्ड है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अपन कह सकते हैं अर्थ, वो भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कह सकते हैं दो ग्रेविटेशनल फोर्सेज, जैसे कि हमारा अर्थ के साथ अट्रैक्शन है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी हो सकता है, एक मैग्नेटिक पोल दूसरे मैग्नेटिक पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो दैट इज ऑल्सो अट्रैक्शन। पर क्या ये सब केमिकल बॉन्ड है? द आंसर इज नो, ये सब केमिकल बॉन्ड्स नहीं है। बिकॉज अगर मैं केमिकल बॉन्ड की बात करूं, तो केमिकल बॉन्ड में कुछ ऐसा होना चाहिए कि कुछ केमिकल तो वर्ड आना चाहिए ना, बिकॉज दीज ऑल आर जस्ट अट्रैक्शन। तो अगर मैं आपके सामने एक सिंपल बॉन्ड की डेफिनेशन बोलूं तो क्या है, मैं बहुत आराम से वर्ड टू वर्ड एक बॉन्ड की डेफिनेशन बोलता हूं। मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। बॉन्ड इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज। इट मे बी माइक्रोस्कोपिक और इट मे बी मैक्रोस्कोपिक। जो एंटिटीज हैं वो छोटी से छोटी भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी भी हो सकती है। इट मे बी माइक्रोस्कोपिक और मे बी मैक्रोस्कोपिक, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैन बी ग्रेविटेशनल, कैन बी मैग्नेटिक, एटसेट्रा। कुछ भी हो सकता है, और इन सभी को अट्रैक्शन कहेंगे, इन सभी को बॉन्ड कहेंगे, पर इनको केमिकल बॉन्ड नहीं कहेंगे। तो सर फिर केमिकल बॉन्ड है क्या? हाँ, इस बच्चे ने ऐसा कुछ कहा है कि सर बॉन्ड कुछ ऐसे होते हैं जो दो चीजों के बीच के अट्रैक्शन होते हैं, दिखते नहीं है। हाँ, दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पेपर पे फेविकॉल लगा के दूसरे पेपर चिपकाया, तो एक फेविकॉल के बीच का अट्रैक्शन है, वो एक केमिकल है जो कि उन दोनों पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो एक ऐसा बॉन्ड है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है और वो दिख भी रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्सेस जो होते हैं, अगर हम फोर्सेस की बात करें तो फोर्सेस को तो हम नहीं देख सकते, लेकिन अट्रैक्शंस दैट कैन बी एनीथिंग जो कि दो चीजों को बाइंड करके रखे, उसको हम अट्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई बॉन्ड की, लेट्स डिस्कस फॉर केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन मुझे बहुत छोटी क्लास की बुक में से मिली। छोटी क्लास की बुक जो अपने 9 क्लास की बुक है, उसके अंदर एक्चुअली केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन नहीं दे रखी थी। उसमें डेफिनेशन दे रखी थी रिएक्शन। आपको पता है रिएक्शन की डेफिनेशन वहां क्या दे रखी थी? वहां ऐसी रिएक्ट एक डेफिनेशन दे रखी थी कि जब एक एटम दूसरे एटम से मिलता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, तो उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, और आपकी हर एक तरह की, प्लीज फालतू मैसेज ना करें। जो बच्चा अपना पॉइंट पूछना चाह रहा है वो नहीं पूछ पाएगा। ये कुछ इंडियन गेमर करके कुछ स्टूडेंट है, प्लीज अवॉइड करें ये सब चीजें। ठीक है, तो अगर मैं उधर नहीं देख रहा हूं, मैं अब आपको जो बताना चाह रहा हूं तो उस पर आप फोकस करना कि अगर हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एटम दूसरे एटम से जब मिलता है और अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको एक उस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये चीज मैंने 9th क्लास की एक एनसीईआरटी में से देखी। मुझे यहीं से केमिकल बॉन्ड की एक शानदार डेफिनेशन बन गई। क्या है केमिकल बॉन्ड? मैं वर्ड टू वर्ड केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बोल रहा हूं, प्लीज मेरा सबमिशन है, ध्यान से बात को सुनना। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी केमिकल स्पीशीज, आगे सुनना, विच व्हेन फॉर्म्ड और व्हेन ब्रोकन, जब वो बनता है और जब वो टूटता है, मस्ट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज। जब वो बनता है और जब वो टूटता है, मस्ट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज। इट्स समथिंग लाइक दिस, इट्स जस्ट अ बॉन्ड, बॉन्ड इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
एक्टिंग बिटवीन द टू एंटिटीज, दो एंटिटीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कह रहे हैं? उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्ड कह रहे हैं, ठीक है। दैट कैन बी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैन बी मैग्नेटिक और कैन बी ग्रेविटेशनल, पर ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। अब केमिकल बॉन्ड क्या है? वो ये रहा, इट्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग विद इन और बिटवीन द केमिकल स्पीशीज विच व्हेन फॉर्म्ड, जब वो बनेगा, विच व्हेन फॉर्म्ड और व्हेन ब्रोकन मस्ट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्पीशीज, वो क्या कर देना चाहिए? उस केमिकल स्पीशीज की प्रॉपर्टीज को बदल देना चाहिए। चलिए, ये जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अपन कुछ एग्जांपल्स यहां पर लेते हैं, एक बात को ध्यान से सुनना, मजा आएगा। मैंने कहा कि एक हाइड्रोजन एटम है, वो दूसरे हाइड्रोजन एटम से जुड़ा और H2 बन गया। अब क्या हाइड्रोजन एटम की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लाइक उसकी आयनाइजेशन एनर्जी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसका साइज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन एटम की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अपनी कुछ कह सकते हैं फीचर्स हैं, अपना कुछ उसका पहचान है, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से मिलेगा और H2 बना लेगा, तो आपको मैं बता दूं H2 की प्रॉपर्टीज H से नहीं मिलती, बदल गई। तो इसीलिए H और H के बीच में बनने वाला ये अट्रैक्शन फोर्स ही केमिकल बॉन्ड है, बिकॉज ये केमिकल प्रॉपर्टी को बदल रहा है। द की पॉइंट इज दिस कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये बदलनी चाहिए केमिकल बॉन्ड के बनने से, तभी उसको केमिकल बॉन्ड बोलेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, देखो अगर मेरे पास H है, मैंने Cl के साथ उसकी रिएक्शन करी तो बनाया हमने HCl। अब H की प्रॉपर्टी कुछ थी, Cl की प्रॉपर्टी कुछ थी, लेकिन HCl की प्रॉपर्टी ना तो H से मिलेगी ना Cl से मिलेगी, HCl की अपनी प्रॉपर्टी। इसी समय पर एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा, पता है क्या सवाल पूछा? उसका मेरे से सवाल था कि सर एक वाटर मॉलिक्यूल है, उसको अपन वाटर मॉलिक्यूल से मिला दें तो क्या सर ये केमिकल बॉन्ड है या नहीं है? द आंसर इज नो, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। बिकॉज अगर जैसे वाटर लिया और मैंने वाटर में मिला दिया, तो बताओ ये केमिकल बॉन्ड है या नहीं है? नो, इट्स नॉट अ केमिकल बॉन्ड, इट्स जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज देखो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी कहां बदल रही है? वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टी वो रहेगी। अगर मानो, हां, ये कह रहा है कि अगर नया बॉन्ड बनाने के लिए पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, पॉसिबल है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जैसे मैंने एग्जांपल लिखा कि Na की रिएक्शन हमने मान लो करा दी Cl2 के साथ में और हमने वहां पे बनाया NaCl, तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि ऐसा बच्चों को लगता है कि सर Cl2 में तो चलो हमने Cl और Cl का बॉन्ड तोड़ा, बट सर क्या Na में तो हमने कोई बॉन्ड ही नहीं तोड़ा? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, Na में भी हमने बॉन्ड तोड़ा, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। सोडियम का मेटेलिक बॉन्ड हमने तोड़ा और तब जाकर NaCl के साथ मिला और NaCl बना लिया। मैं आपको बॉन्ड बनाना अभी सिखाऊंगा, अभी मैं बॉन्ड नहीं बनाना सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि बॉन्ड होता क्या है। हम आगे जाके पढ़ेंगे, देखो बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनता है और बॉन्ड कैसे बनता है, हम तीनों बातों को डिस्कस करने वाले हैं। वापस बोलता हूं, बॉन्ड क्या होता है अभी हम वो समझ रहे हैं। दूसरी चीज कि बॉन्ड, बोलो, एक तो होता है बॉन्ड क्या होता है, दूसरा हम क्या बोलेंगे कि बॉन्ड क्यों बनता है, और तीसरी चीज कि बॉन्ड कैसे बनता है। हम अभी कैसे पे नहीं आ रहे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि वाटर वाटर से मिलेगा, मैंने आइस को, पानी के अंदर आइस डाल दी, तो सर क्या ये केमिकल बॉन्ड बनेगा या टूटेगा? नहीं, केमिकल बॉन्ड नहीं चेंज हुए, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदली है, तो ये केमिकल बॉन्ड नहीं है। लेकिन एक बच्चे ने उसी समय मुझसे सवाल पूछा कि सर NaCl सॉलिड था, सर मैंने उसको वाटर में डाला, सर उसने बना लिया सर Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, सर बताओ सर इस समय ये एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन है या नहीं है? तो मैं आपको इस जगह एक्सप्लेन करना बहुत पसंद करूंगा कि ये एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन है। यहां पर कुछ रिएक्टेंट साइड में बॉन्ड टूटे और बने, क्यों? केमिकल प्रॉपर्टी बदली। आप देख सकते हैं कि NaCl सॉलिड की प्रॉपर्टीज NaCl सॉल्यूशन से डिफरेंट होती है और ऑफ कोर्स केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, बिल्कुल। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एक केमिकल बॉन्ड कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये क्लियर हो गया कि हाँ, मेरे पीछे ऐसा कुछ मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि NaCl वाटर के साथ मिला और क्या बना लिया? Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस बना लिया, ठीक है। थोड़ी सी मैं अपनी स्क्रीन को और छोटा कर देता हूं,
तो शायद आपको वो दिक्कत नहीं है। आई थिंक इट्स रिलेटिवली विजिबल। मैंने अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दिया है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। मैंने आपको पहले बोला, हमने सबसे पहले फर्स्ट चीज क्या पढ़ी सर? वी कैन नॉट सी रिएक्शन। हाँ, मैं रिएक्शन को या तो दोबारा लिख देता हूँ। मैंने यहाँ जो रिएक्शन लिखी थी वो रिएक्शन सिंपल थी, वो रिएक्शन मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मेरे ख्याल से वाटर और वाटर की रिएक्शन से कुछ नहीं बन रहा है, मैंने वहां पे क्रॉस लगा रखा है। लेकिन जो सेकेंड चीज आप मुझसे कहना चाह रहे हैं वो रिएक्शन में यहाँ पर आपको लिख के दिखा देता हूँ कि अगर मैंने कोई सोडियम क्लोराइड लिया NaCl सॉलिड और उसकी रिएक्शन वाटर के अंदर उसको मिक्स कर दिया, रिएक्शन वाटर के साथ कराई, तो व्हाट वी गॉट इज कि NaCl एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। तो ये एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज है। समझ में आ रही है या नहीं? आनी चाहिए, परफेक्टली क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा मैंने स्क्रीन को छोटा करा, आई थिंक इट्स वेरी मतलब अब तो कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है रीजन फॉर अ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म। आखिर बॉन्ड क्यों बनता है? बच्चा कोई पूछ रहा है कि तमन्ना मैम की क्लास बता सकते हो क्या? अरे जो क्लास में बैठे हो पहले उसको पढ़ लो यार। ठीक है, तो देखते हैं। तो रीजन फॉर अ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म, केमिकल बॉन्ड के बनने का क्या कारण है? चलिए, आपके सामने दो कारण लिखे हैं। अधिकतर बच्चे जो जवाब देते हैं वो यही देते हैं कि सर सभी एटम्स को अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है इसलिए वो ऐसा होता है, कुछ एटम्स को ड्यूप्लेट पूरा करना होता है इसलिए ऐसा होता है। जैसे कि आप लोगों को जो आता है, अगर मैं वही चीज यहाँ पर लिखूं तो कुछ इस तरह से मैं लिखना चाहूंगा कि सोडियम था, उसकी रिएक्शन जब Cl के साथ हुई तो हमने बनाया NaCl। तो हमने क्या बनाया? NaCl। जब आप इस NaCl की बात कर रहे हो तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन था 2,8,1 और यहां कॉन्फ़िगरेशन था 2, या आपको अगर जो रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि ऑर्बिटल वाला आता है तो हम वो भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट लिखने की आदत वही डाल लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वी हैव 1s2 2s2 और 2p6 3s1। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन होता है मैं सिर्फ अगर आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो भी चलेगा 2s2 2p6 फिर आएगा 3s2 और देन वी हैव 3p5। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखा है। ये कॉन्फ़िगरेशन दोनों का मैंने यहां पर लिख दिया, आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अब हुआ क्या कि NaCl जब बना तो एक्चुअली ये है क्या चीज? ये Na प्लस और Cl माइनस है। तो Na प्लस और Cl माइनस मेरे पास है। Na प्लस क्या है? इट्स जस्ट लाइक कि मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया 2s2 और 2p6, जबकि Cl माइनस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे को मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया तो वो बन गया 3s2 3p6। तो व्हाट वी फाइंड इज कि यहाँ पर दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह की चीज आप लोग जनरली कहाँ पढ़ लेते हैं? इस तरह की चीज आप जनरली अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं आपको लुईस ऑक्टेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि हम जो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। हम यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं वो सिर्फ रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं कि हाँ, ये जो चीज है इस समय पर ऑक्टेट कंप्लीशन की हमने बात करी। कुछ लोगों का मानना है कि सर कुछ ही लोग ड्यूप्लेट भी कंप्लीट करते हैं, बट मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा कि क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और उनका ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा? कोई एग्जाम्पल का आंसर देगा? मैं चैट देखता हूं। कोई एग्जाम्पल ऐसे दे जो बता सकें कि वो नेचर में नॉर्मली एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्रीली एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल विमल, मैं एग्जाम्पल पूछ रहा हूं, कोई ऐसा एग्जाम्पल? हाइपर वैलेंट जब ऑक्टेट एक्सपैंड हो जाएगा। हीलियम, चलो हीलियम तो चलो नोबल गैस है, कंपाउंड्स की बात हो रही है। सल्फर, कोई कह रहा है हीलियम, कोई कह रहा है P4, BF3 ना, अब सही बोला विमल ने, सही बोला, दैट इज BF3।
तो अगर अपन BF3 जैसे एग्जाम्पल की बात करें, या ऐसे कई सारे एग्जाम्पल की बात मैं करता हूँ, साइड में थोड़ी सा लिखने की कोशिश करता हूँ, आप सभी बच्चे गौर फरमाइएगा। आपने एग्जाम्पल देखा होगा BF3 फ्रीली एग्जिस्ट करता है, एग्जाम्पल देखा होगा BeF2 एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं NO2 गैस। NO2 गैस सभी ने सुना होगा। NO2 जो गैस होती है मस्त ब्राउन कलर की फ्यूम्स होती हैं, सुना होगा आप लोगों ने। NO एग्जिस्ट करता है। NO जो होता है उसमें भी वो कलरलेस गैस है, लेकिन उसमें भी ऑक्टेट का वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर अपन थोड़ा सा और देखें, जैसे एक बच्चे ने एलिमेंट का नाम लिखा था लाइक सल्फर, तो मैं सल्फर का कंपाउंड बनाना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास कुछ कंपाउंड है, यहाँ पर मैंने लिखा SF4, जैसे कि मैंने लिखा SF6, या फिर और अपन आगे चलें तो वी कैन राइट जैसे कि ICl3, या फिर हम लिख सकते हैं IF5, जैसे कि हम लिख सकते हैं IF7। ये जितने भी कंपाउंड मैं लिख रहा हूँ, ये सरप्राइजिंग है कि जैसे PCl5 भी आपको, आप में से कोई बच्चा बोलना चाह रहा है PCl5, PCl3 तो चलो फिर भी ऑक्टेट को फॉलो कर रहा है, तो PCl5 जो मैंने एग्जाम्पल लिखा, ये सभी एग्जाम्पल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बट सर NO2 तो डाइमर हो जाता है, दैट इज N2O4। तो मैं पूर्णिमा आपको बताना चाहूंगा कि NO2 रूम टेम्परेचर पे NO2 की ही फॉर्म में रहता है, और इनफैक्ट -23 डिग्री सेल्सियस पे N2O4 बनाता है। तो कुछ धीरे धीरे करके हम इनको जज करने लगेंगे। पूर्णिमा में मुझे सवाल जो पूछा था मैंने उसको भी क्लियर करा, और धीरे धीरे आपकी क्या होती है, फर्स्ट क्लास होती है ना, तो एंट्रोपी बहुत हाई होती है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन इनको अपन सिंक्रोनाइज वे में सब चीजें पकड़ते चलेंगे। हाँ, आप अपने सवाल पूछते चलो तो मैं आपको हर तरह का जवाब देता जाऊंगा। तो यहाँ पर जो NO2 होता है और ये NO होता है, वो रूम टेम्परेचर के ऊपर मोनोमर ही रहता है। और इनफैक्ट अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है सर BF3, तो सर BF3 के अंदर तो सर ब्रिज बॉन्ड बैक बॉन्डिंग हो जाती है सर BH3 की बात करेंगे सर, उसमें ब्रिज बॉन्डिंग हो जाती है सर, और सर BeF2 भी सर ब्रिज बॉन्ड बना लेता है। तो मैं आपको इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इनके ऐसा करने के बावजूद भी, जैसे BF3 में बैकबॉन्ड बनने के बावजूद भी उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। आई रिपीट, BF3 में बैकबॉन्ड बनने के बावजूद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहलाता है। BH3 डाइमर बनाता है B2H6, उस B2H6 में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं तो हम स्पेसिफिकली उन एग्जाम्पल्स को लिखना चाहेंगे। यहां पर मैंने एग्जाम्पल जो लिखना चाहूंगा वो कुछ हैं, जैसे कि B2H6, जो B2H6 कंपाउंड है, वो B2H6 कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। एक और दो चीजें मैं और बोलूंगा कि जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं वो आप मुझसे पूछिए। अभी आप मुझे मैसेज कर रहे हैं तो मैं काफी सारी चीजों को तो बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बाद में भी पूछ सकते हैं। अभी जल्द से मैं कुछ एक टेलीग्राम चैनल आपके सामने शेयर कर दूंगा, वहां अपन डाउट सारे सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं कुछ थ्योरी लिखकर भी उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डोंट वरी, अपन कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सर थर्ड पीरियड में ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होता। नहीं, अभी मैं एक एग्जांपल ऐसा देने वाला हूं, आप समझना, थर्ड पीरियड का ही वो एग्जांपल है। और पूरे के पूरे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर आपको मैं बता दूं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लाइक FeCl2, लाइक FeCl3, कोबाल्ट का क्लोराइड, निकिल का क्लोराइड, ये सभी ऑक्टेट को फॉलो नहीं करते हैं। भाई साहब, आज अपन ने पता है क्या किया है, इस लुइस की बैंड बजा दी। हर जगह पर हमने लुइस थ्योरी पढ़ने की जगह पर करे क्या रहे हैं, हम बार बार लुइस ऑक्टेट थ्योरी की बुराई कर रहे हैं कि सर वो फॉलो नहीं हो रही है, फॉलो नहीं हो रही है, फॉलो नहीं हो रही है। तो बस मेरा जो मेन मकसद है वो ये बताना है कि लुइस ऑक्टेट थ्योरी मस्ट नॉट बी द रीजन फॉर द केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म। क्योंकि अधिकतर बच्चे जब ये स्टार्ट करते हैं क्लास को तो क्या बोल देते हैं कि सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही फॉर्मेशन हुआ। मैं एक्सप्लेन करता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैं आयरन की बात करता हूं, कंपाउंड में लेके चलता हूं FeCl3। अगर मैं FeCl3 की बात करूं
तो उसमें आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वी कैन राइट द कॉन्फ़िगरेशन। नॉर्मली अगर मैं आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन वी हैव 3d6 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है आयरन का। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है ये वाला। और अब अगर अपन चाहते हैं कि इसको Fe+3 बना दें तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5 4s0 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये रही। ये आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन टोटल जो मुझे नजर आ रहे हैं दैट इज 13 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्टेट को तो फॉलो नहीं कर रहा है यार। इसी तरह से अगर मैंने FeCl2 की बात करी तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन में बाहर का लिख रहा हूं 3s2 3p6 3d और यहां पर आ गया 3d6। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा। मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अपन वापस अपने वाले पेज पे देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने कहा कि we have Fe+2 and the configuration is 3s2 3p6 3d और यहां पर आ गया 6। ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। we can have Fe+3 configuration is 3s2 3p6 3d5। अगेन ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सभी चीजें ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रही हैं। दिस इज माय द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हाँ विमल, अब तो क्लियर दिख रहा होगा। थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क डाउन आया इसलिए गड़बड़ आ गई हो। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है कि सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। OMC का मतलब है सर ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाए हैं आपने, इसलिए ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल या 36 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि हम अभी ऑक्टेट थ्योरी की बात कर रहे हैं और ऑक्टेट थ्योरी का सिर्फ ये पॉइंट पढ़ रहे हैं कि क्या ऑक्टेट थ्योरी रीजन है क्या बॉन्ड के बनने का। तो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि नहीं, ऑक्टेट थ्योरी रीजन नहीं है। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि रीजन क्या है? लुईस ऑक्टेट थ्योरी तो बड़ी सिंपल सी है। अभी कई सारे बच्चों ने लुईस ऑक्टेट थ्योरी के बारे में सुन रखा है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी क्या है? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि लुईस ऑक्टेट थ्योरी के एक्सेप्शन एंड ऑल वी विल गेट टू नो अबाउट दिस आफ्टर सर्टेन टाइम। कुछ समय के बाद हम लुईस ऑक्टेट थ्योरी को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप उसको टेंशन मत लीजिए, उसके एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे। अभी अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो मेनली इस बात पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये केमिकल बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ा रिवीजन के लिए मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर अ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म an element must achieve its octet या ड्यूप्लेट कह सकते हैं हाइड्रोजन के केस के अंदर, दैट इज मस्ट अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव करना चाहिए। सिंपल सी बात, डन। दूसरी चीज कि ये कैसे हो सकता है। अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो क्या आपको याद है कुछ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स लूज करते हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे कैटायन बना लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे वो एनायन बना लेंगे। कैटायन एनायन के बीच के अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड कह देंगे। तो यहां पर हमने देखा कि कुछ एनायन बन गए इलेक्ट्रॉन लूज करने से, और कैटायन बन गए लूज करने से, और गेन करने से क्या बन गए? एनायन। सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है, और इसी तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे देखें तो कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ऐसा कर सकते हैं। आई थिंक यहां तक मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है। आगे चलते हैं। ठीक है, फिर इस चीज को आगे पढ़ें तो हमारे पास इसका रियल रीजन आता है केमिकल बॉन्ड के बनने का। वो क्या है? दैट इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी। रियल रीजन फॉर अ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म इज लोअरिंग ऑफ एनर्जी थ्योरी। कि एनर्जी अगर लो होगी तभी जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सुनो ध्यान से, दुनिया में कोई भी प्रोसेस, ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो नीचे चला जाएगा। क्लियर? पानी किसी बड़ी से कोई मान लेते हैं रॉक है या कोई पहाड़ है, उससे नीचे गिरता है। तो ये सब चीजें ऐसा क्यों हो रही हैं कि हाई पोटेंशियल एनर्जी से कोई चीज लोअर पोटेंशियल एनर्जी पर आना चाहती है। जितनी ज्यादा किसी सिस्टम की एनर्जी कम होगी
जितनी कम होगी उतना वो सिस्टम स्टेबल है। क्या ये बात मानते हो या नहीं मानते हो? यस या नो? यस या नो बोलिए, जवाब दीजिए। यस सर, बच्चा कह रहा है यस सर। ऑफ कोर्स, मतलब ये कॉमन सेंस की बात थी, मैंने फालतू आपसे पूछी, फिर भी हाँ चलो ठीक है। तो क्या केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी लोअरिंग ऑफ एनर्जी थ्योरी का ही रीजन होना चाहिए? केमिकल बॉन्ड जो बन रहा है, क्या वो भी लोअरिंग ऑफ एनर्जी कारण बनना चाहिए? बनना चाहिए। हम क्या करते हैं, दो तरह के बॉन्ड आप जनरली जानते हो। एक तो आप जानते हो आयोनिक बॉन्ड के बारे में, और एक आप जानते हो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। दो बॉन्ड्स के बारे में आप लोग जानते हो। कैसे आयोनिक बॉन्ड के बनने में एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी आई, तो बॉन्ड बना। कैसे कोवलेंट बॉन्ड के बनने के दौरान स्टेबिलिटी आई, बॉन्ड बना। एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है तो वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसी भी आयनिक बॉन्ड को बनाने में। एंड यू गेट टू नो कि वो जितने भी स्टेप्स हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें उल्टा एनर्जी खर्च हो रही है, लेकिन नेट एनर्जी अगर रिलीज होती है तभी जाकर वो प्रोसेस होगा। आप लोगों ने सुना होगा डेल्टा एच, थर्मोमेट एंथैल्पी। डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि नेट एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? एक बच्चा कह रहा है नो बॉन्ड इज 100% आयनिक। ठीक है, अभी अपन आयनिक बॉन्ड के बनने की बात को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने यहां पर कहा, अच्छा ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूं ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, Na सॉलिड, यहां पर हाफ Cl2 गैस के साथ उसकी रिएक्शन हुई और हमने बनाया NaCl सॉलिड। इस रिएक्शन के होने के दौरान वी हैव Na सॉलिड, वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है Na गैस, और Na गैस कन्वर्ट होता है Na पॉजिटिव गैस। ये थियोरिटिकल है, मैं फिर बता रहा हूं। प्रैक्टिकली तो सोडियम इधर से आ रहा है और क्लोरीन इधर से आ रहा है, दोनों टकराए और टकराते दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया। कोलिजन इज द मेन रीजन, ठीक है। लेकिन इस चीज को इमेजिन करा, स्लो मोशन में मूवी को देखा कि आखिर हुआ क्या। तो इमेजिन किया कि इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे देन वी कैन गेट दिस Na प्लस गैस। कैसे? आगे हमारे पास आता है हाफ Cl2 गैस converted into Cl gas and which is converted into Cl negative gas। एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और Cl नेगेटिव गैस इसने बना ली। बड़ी सिंपल सी तरीका है बनाने का। अब यहां पर कौन कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम वो लिखें तो पहले वाले स्टेप में जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है वो है डेल्टा एच सब्लिमेशन। एक बार थोड़ा सा देख के बताएं, क्या ये जो मैंने लिखा है क्या आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा है ये अच्छे से। मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का। सबसे पहला जो है वो है डेल्टा एच सब्लिमेशन। सेकंड जो है हमारे पास में दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड अगर अपन देखें तो वी हैव बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और फोर्थ अपन देखें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो Na प्लस गैसियस और Cl माइनस गैसियस दोनों मिलकर NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। ये NaCl सॉलिड का फॉर्मेशन इन्होंने कर लिया। इस समय जो एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है दैट इज लैटिस एनर्जी। डन। अब आपको मैं बता दूं कि ये सब्लिमेशन एनर्जी खर्चा है, एनर्जी देनी पड़ेगी।
आयोनाइजेशन एनर्जी खर्चा है, एनर्जी देनी पड़ेगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी खर्चा है, एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी, देनी पड़ेगी सिस्टम को। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl, वो नेगेटिव है, एनर्जी रिलीज हो रही है। एंड लेटिस एनर्जी इज ऑल्सो वन ऑफ द एनर्जी विच इज गेटिंग रिलीज्ड। ठीक है, तो अगर मैं इसकी नेट एनर्जी का एक ऑर्डर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत ध्यान से देखना। डेल्टा एच नेट मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी माइनस डेल्टा एच ईजी माइनस लेटिस एनर्जी। यानी कि अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि ये जो हैं दोनों, बल्कि इनफैक्ट ये जो तीनों हैं, दीज आर अनफेवरेबल, जबकि ये दोनों फेवरेबल हैं। अगर अनफेवरेबल और फेवरेबल में से फेवरेबल ज्यादा हुए तभी बॉन्ड बन रहा है। और आपको मालूम है कि NaCl जब बनता है तो डेल्टा H नेगेटिव होता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आगे से हमेशा ध्यान रखना कि आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी हो रहा है जब एनर्जी रिलीज हो रही है, ना कि ऑक्टेट को फॉलो करने के लिए हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है? यस, आंचल का कहना है यस, वेरी गुड बेट। हाँ, अभी अपन ने इक्वेशन को अगर अपन पूरी मोल वाइज लिखेंगे तो यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2 ही लिखेंगे, पर मेरा अभी सिर्फ एक्सप्रेशन को समझाने का मोटिव था, ये बताना कि कौन कौन सी एनर्जी एब्जॉर्ब है और कौन कौन सी एनर्जी रिलीज। एक बात बताऊं, अगर मैं ये आयनिक बॉन्ड नहीं पढ़ा था तब भी आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते कि हाँ सर, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए सर हम इक्वेशन लिखते हैं और नेट एनर्जी अगर रिलीज होती है तो ही आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बट मैं आपको इसी समय पर एक और ऐसी बात पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि आप में से कोई बच्चा इसके फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कोवलेंट बॉन्ड आखिर क्या बनता है, क्यों बनता है। वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों बनता है, तो आप में से हो सकता है कोई बच्चा मुझे कह दे, क्या कह दे कि सर शेयरिंग से बनता है। तो मैं शेयरिंग से बनता है, कैसे बनता है, ये नहीं पूछना चाह रहा हूं, मेरा आपसे सवाल है क्यों बनता है। तो आप में से कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करे कि आखिर ये कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है। कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, कोई एक्सप्लेन करे प्लीज, आई एम वेटिंग। कोशिश करे लिखने की, टाइप करने की कोशिश करे, 2 4 5 वर्ड बोले। ड्यू टू एनर्जी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। हाँ, स्टेबिलिटी गेन करता कैसे है, एक लेट से मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिख देता हूं। मैंने यहां पर ले लिया क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, दोनों आपस में मिले और दोनों ने बना लिया Cl2। ये जो बनाया हमने बीच में, इसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, बहुत सारे बच्चे जानते हैं। ये शेयरिंग से बना है, ये भी बहुत सारे बच्चे जानते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आप कह रहे हो कि सर ऐसा होने से सर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और कोई बोलेगा कि स्टेबिलिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। मेरा सवाल यही है कि एनर्जी कम क्यों हो रही है और स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, शेयरिंग होने से आखिर ऐसा क्या हो जाता है, असली कहानी यही है, बोलो। हाँ, शेयरिंग करने से बॉन्ड बनता है। आई रिपीट, मैं आपको बोल रहा था पहले कि अब मैं पूछूंगा तो आप मुझसे क्या बोलोगे कि सर शेयरिंग होता है, इसलिए होती है कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि शेयरिंग तो मेथड है, चलिए मैं आज आपको जो चीज बताने जा रहा हूं उसको बिल्कुल रिकॉर्ड कर लेना, उसको बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। आइए देखते हैं। आदर्श देखो, ध्यान से देखो मेरा बेटा, एक एटम में, चलो अपन इस चीज को किसी और एग्जांपल से समझते हैं। एक क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर मान लेते हैं ये क्लासरूम है, और इस क्लासरूम के अंदर जैसे कि मैं नॉर्मली क्लास के अंदर होता हूं तब तो मेरे लिए इजी होता है बोलना, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं।
जिस समय मैं क्लास में एंटर करता हूं सारे बच्चे एकदम स्ट्रेट अटेंशन के अंदर बैठ जाते हैं, यस सर, बिल्कुल सर, और ज्यादा हिलते डुलते नहीं है, ज्यादा बदमाशी नहीं कर सकते, बिकॉज मैं गया क्लास के अंदर तो मैंने उनको एक पशोपेश में बांध दिया, मैंने उनको एक एनर्जी में बांध दिया कि डोंट मूव, डिसिप्लिन में रहो, ठीक। लेकिन जैसे मैं क्लास से बाहर निकला वो बड़ा मस्त कंफर्टेबल, अरे मस्त अंगड़ाई वंगड़ाई लेंगे, हाँ सर बढ़िया, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब जैसे ही मैं क्लास से बाहर गया दे फील कंफर्टेबल। इसको अपन कहते हैं फ्री ऑफ फोर्सेस। क्या बोलते हैं इसको? फ्री ऑफ फोर्सेस। जब मैं क्लास में था तो मैंने उनको फोर्सेस में बांध रखा था, जैसे ही मैं क्लास के बाहर गया तो वो कंफर्टेबल हुए। और दुनिया में आप जैसे स्प्रिंग आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स के अंदर, उसको जब दबा देते हैं तो वो फोर्सेस में है, वो अनस्टेबल है, जब आप उसको फ्री छोड़ देते हो तो वो स्टेबल है। तो आज हमारे को पहली बात यहां तक क्लियर हो गई है कि फ्री ऑफ फोर्सेस होना जरूरी है। फ्री ऑफ फोर्सेस वो मोर स्टेबल है। आई थिंक यहां तक तो बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ रही बात। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी क्लासरूम का। क्लासरूम, देयर आर टू क्लासरूम साइमल्टेनियसली। ये एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और यहाँ खूब सारे स्टूडेंट बैठे। मैंने उन बच्चों को कहा, मैंने कहा आज फन डे है, मस्ती मारो, तुम यहां पर खूब गेम खेलो, कूदो भागो कुछ भी करो, लेकिन क्लासरूम से बाहर मत जाना। बड़े बच्चों को उस दिन मजा आ जाएगा, अरे यार अब तो मजा आ गया, अब तो इधर उधर घूमेंगे, कोई बेंच पे चढ़ जाएगा, कोई नीचे उतर जाएगा, कोई पंखे पे चढ़ जाएगा, घूमेगा और मस्त, मतलब हर तरह की बदमाशी कर सकते हैं। लेकिन उन बच्चों की बदमाशी का जो दायरा है वो सिर्फ वो क्लासरूम है, उस क्लासरूम के बाहर वो बदमाशी नहीं कर सकते। क्या ये क्लियर? क्लियर। ऐसा ही एक और क्लासरूम पास में और है, एक और क्लासरूम है पास में, वहां पर भी एक सर उनको पढ़ा रहे हैं और देयर आर सेवरल स्टूडेंट। उन सर ने भी कहा खूब मस्ती करो, लेकिन क्लासरूम से बाहर नहीं जा सकते। पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, ध्यान से सुनना। कितने दिन, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बच्चे उसी क्लासरूम में मस्ती कर तो सकते हैं, लेकिन क्लासरूम के अंदर ही कर सकते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद वो थोड़े से अरे हाँ ठीक है सर, बोर हो गए। अब क्या हुआ आगे देखना। इसके बाद में मैंने एक दिन क्या किया, इनकी जो बीच की दीवार है उसको हटा दिया। अरे सर मजा आ गया, अगर आपने इस दीवार को हटा दिया तो सर अब तो ये बड़ा क्लासरूम बन गया सर, अगर ये बड़ा क्लासरूम बन गया सर, अब तो मैदान हो गया, ये तो अब तो मस्त खेल सकते हैं। क्या मैं यहां पर फिर से वही कह रहा हूं कि क्या इस समय पर ये फ्री ऑफ फोर्सेस हो गए, लेसर फोर्सेस में बन गए, बिकॉज एक पर्टिकुलर स्टूडेंट कैन मूव हेयर एंड देयर एंड हेयर एंड देयर, और वो अब बहुत ज्यादा बड़े दायरे में घूम सकता है, उसके घूमने का दायरा और बढ़ गया, उसकी स्टेबिलिटी सिस्टम की बढ़ गई। अब मैं थोड़े से इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, आप उन शब्दों पर विशेषकर गौर फरमाएं। पहला मैंने शब्द लिखा डिफ्यूजन, मैंने दूसरा शब्द लिखा रेजोनेंस, तीसरा शब्द मैंने लिखा हाइब्रिडाइजेशन, चौथा शब्द मैंने लिखा बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड इनफैक्ट पांचवा शब्द मैंने लिखा एटसेट्रा। इन सभी जगह पर मैं आपको बता दूं यही मेथड फॉलो हो रहा है, दैट इज जितना फ्री ऑफ फोर्सेस होंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक एक करके सारे एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि एक पूरा कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर हमने कोई गैस डाली, वो बताओ वो डिफ्यूज क्यों होती है। अगर मान लो कि आज क्लासरूम के अंदर मैंने आगे एक परफ्यूम की बोतल को फोड़ दिया, उसकी स्मेल पीछे तक पहुंच जाती है, डिफ्यूजन हो जाता है। डिफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा दायरे में फैलना चाहती है, जिसको डिफ्यूजन कहते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डन। सेकेंड चीज, क्या ये तो क्लियर होना चाहिए। सेकेंड चीज मेरे पास आता है, वो आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस जो है वो भी इसी तरह का एक एग्जाम्पल है।
हम किस तरह से रेजोनेंस को एक्सप्लेन करते हैं, आइए इस स्लाइड में अपन ध्यान से देखते हैं। मैं रेजोनेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि वहां पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और उससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। मेरे पास एक एग्जांपल है, लेट से इसको आप बेंजीन के नाम से जानते हो। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां, यहां और यहां पर मौजूद है, पाई बॉन्ड बना हुआ है, लेकिन ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऐसे घूमता रहता है। बताइए क्या ये अभी इन दोनों एटम्स के बीच में बंधा हुआ था? क्या ये इन दोनों एटम्स के बीच में बंधा हुआ था? ये इन दोनों एटम्स के बीच में बंधा हुआ था, लेकिन अगर इसको घूमने का दायरा बढ़ गया तो क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी? आ रही बात पकड़ में? हाइब्रिडाइजेशन भी ऐसा होता है, वो मैं अभी बोलूंगा तो हो सकता है किसी बच्चे को अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता हो तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, बट हाइब्रिडाइजेशन जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन वापस ये वर्ड्स को ध्यान दिला दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो आज बात करने जा रहे हैं सर बॉन्ड फॉर्मेशन, और वो भी कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन? कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी कैसे आती है, चलो समझाता हूं। इधर देखो सब जने, क्लोरीन एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है। एक एटम के अंदर, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है, दूसरा एटम क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन गोल 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 घूम रहा है। नाउ जब एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो पहले ये अपने ही दायरे में घूम रहा था, ये अपने ही दायरे में घूम रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने Cl2 बनाया, इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ गया, और इसीलिए स्टेबिलिटी आ गई। बड़ा सिंपल सी इशू है कि अगर ये क्लोरीन है, इस क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, और ये जो Cl2 बन रहा है जिसको अपन सो कॉल्ड शेयरिंग कह रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन इसी के दायरे में घूमेगा, यहां इलेक्ट्रॉन इसी के दायरे में घूमेगा, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा जो है वो बढ़ गया, और इसी बढ़ने के कारण स्टेबिलिटी आई। आई बात समझ में या नहीं, मुझे जल्दी से बता दो। क्या कोवलेंट बॉन्ड के बनने से स्टेबिलिटी कैसे आती है, बताइए। इसी को आगे जाके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड से मिलता है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ जाता है। उस इलेक्ट्रॉन के घूमने का जो दायरा बढ़ता है उसी से स्टेबिलिटी आती है। यस यस यस, ठीक है, गुड। फिर से रिवाइज करते हैं जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। लेट्स चेक। हम लोगों ने कहा कि जो बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं वो सुने वापस से। केमिकल बॉन्डिंग हमने स्टार्ट करी, और इस केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पहली बात कही कि बॉन्ड क्या होता है, जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एंटिटीज, और ये अट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, केमिकल बॉन्ड जरूरी नहीं है। केमिकल बॉन्ड बनने के लिए केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होनी चाहिए। तो केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन हमारे सामने थी। केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which when formed or when broken, जब वो बनता है और जब वो टूटता है, must change the chemical properties, उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। फिर हम आगे बढ़े और हमने कहा कि कोई भी बॉन्ड के बनने का कारण क्या है। तो हमने कहा बॉन्ड के बनने का जो कारण है, जनरली जो हम मान के चलते हैं वो लुईस ऑक्टेट थ्योरी मान के चलते हैं। लेकिन मैं बहुत देर से समझा रहा था कि लुईस ऑक्टेट थ्योरी बहुत सारे एलिमेंट फॉलो नहीं करते हैं, फिर भी नेचर में बड़े आराम से एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब आज हम ये समझ जाएंगे कि लुईस ऑक्टेट थ्योरी रीजन नहीं है केमिकल बॉन्ड के बनने का। रीजन जो है केमिकल बॉन्ड के बनने का वो कुछ और है। हमने लुईस ऑक्टेट थ्योरी पर कुछ छोटा मोटा डिस्कशन किया, फिर हम असली चीज पर आ गए कि आखिर केमिकल बॉन्ड बनने का असली कारण क्या है। इसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं, जिसके अंदर हमने कहा कि कोई भी प्रोसेस दुनिया में होगा तो एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी कम हो गई और रिलीज हो गई, तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहां पर भी कहा, जैसे आयनिक बॉन्ड को मैंने एक्सप्लेन करा, और इवन आगे जाके आयनिक बॉन्ड को डिटेल में पढ़ना है, बट अभी मैंने जनरल पढ़ा दिया। लेकिन असली चीज जो गड़बड़ आ रही थी वो थी कोवलेंट बॉन्ड की। बच्चों को ये पता ही नहीं कि आखिर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी कैसे आती है। इनफैक्ट द पॉइंट इज दैट, तो मैंने आपको बताया कि अगर एक एटम दूसरे एटम से मिलता है तो जो इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है s ऑर्बिटल में, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है p ऑर्बिटल में, जब ये दोनों मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन के घूमने का दायरा बढ़ जाता है।
इसी को आगे जाके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। पर मैं आज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि दिस इज द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड टू फॉर्म, बिल्कुल बेसिक। इवन मैं आपको और बताऊं कि जो कई सारी बुक्स हैं, इवन आपकी एनसीईआरटी जो है उसमें भी जो केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसको बताने के लिए इस लोअरिंग ऑफ एनर्जी थ्योरी को काम में लिया गया है। वो कैसे लिया गया है, लेट्स डिस्कस। जरा बोर्ड पर उस बात को आप प्लीज समझने की कोशिश करें। उनके हिसाब से एक एटम दूसरे एटम से मिलता है और बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जब ये दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो वो अप्रोच इसी कारण से करते हैं कि वो बॉन्ड बनाए। आइदर उनको एनर्जी हमने दी, काइनेटिक एनर्जी, हीट कर दिया, जो अपन इसको काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, और वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और कोलाइड हो रहे हैं। उन्होंने इस चीज को एक पोटेंशियल एनर्जी कर्व से समझाया। इस पोटेंशियल एनर्जी कर्व में यहां पर तो है पोटेंशियल एनर्जी, ऑफ कोर्स ये वैल्यू 0 है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज में पोटेंशियल एनर्जी दी गई है, ठीक है। और यहां जो अपन कह सकते हैं जो लेफ्ट टू राइट वाला जो मामला है, वो लेफ्ट टू राइट वाला मामला है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, बहुत सारे बच्चे इस ग्राफ को पहले देख चुके हैं, लेकिन इस ग्राफ की छोटी सी थीम है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। सभी बच्चे उस थीम की तरफ ध्यान से देखें, ठीक है। इनिशियली जब एक एटम दूसरे एटम को अप्रोच कर रहा होता है उस समय उसकी कुछ एनर्जी है, मान लेते हैं एक्स एनर्जी, क्योंकि वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी एनर्जी नेगेटिव ही है। तो हमने कहा कि दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और उनके बीच में जो एनर्जी है वो एनर्जी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, ये देखो, अब ठीक है। हमने कहा कि एक एटम और दो एटम एक जब दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेट्स से d1 डिस्टेंस है, बहुत दूर दूर है। जब वो एक दूसरे के पास पास आएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, डिस्टेंस कम होने लगा। अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस सिचुएशन को हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन सिचुएशन। लेकिन जब एक चीज दूसरी चीज की तरफ आती है तो हो सकता है ना इतने में बॉन्ड बनना है वो ज्यादा पास चलेगी, तो हो सकता है कि वो ज्यादा पास आ जाए, उस समय रिलेटिवली वो अनस्टेबल हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, इस समय डिस्टेंस है d2 डिस्टेंस और इस समय डिस्टेंस है d3 डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कम होती हुई आपको नजर आ रही है। d1 डिस्टेंस सबसे बड़ी है दोनों के बीच में, d2 डिस्टेंस रिलेटिवली कम है और d3 डिस्टेंस सबसे कम है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब ये d1 डिस्टेंस एक दूसरे से दूर है, इस समय पर जब ये d1 डिस्टेंस एक दूसरे से दूर है, तब इस समय पर हमने कहा सिचुएशन नंबर ए है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा है फोर्स ऑफ रिपल्शन से, क्योंकि एक एटम और दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी है और रिपल्शन फोर्स भी है, अभी डायग्राम बन जाएगा। लेकिन जब ये d2 डिस्टेंस पर है तो ऐसी कंडीशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट सेम और जरा से ज्यादा है किससे, फोर्स ऑफ रिपल्शन से, जिसको हमने बी सिचुएशन का नाम दिया है। और तीसरा जो सी सिचुएशन है उसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो ज्यादा हो गए हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। नाउ यू गेट दिस, कह सकते हैं ए से बी से सी की तरफ अगर अपन जा रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि जो बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है वो बॉन्ड बनने का प्रोसेस ए से बी के बीच में है, इसको हम कहेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको हम कहेंगे बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये हो गया बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, यहां पर बॉन्ड बन चुका है। लेकिन अगर हम लोग इसके आगे मूव कर गए, लेट से बी पॉइंट से हम लोग चले गए सी पॉइंट की तरफ, इसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। ये सब हो गया है क्रिटिकल पॉइंट। ये क्रिटिकल जो पॉइंट है यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कब कब होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन तब तक होगा जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन से
ज्यादा या उसके बराबर होंगे, लेकिन एक बार अगर रिपल्शन डोमिनेट कर गया अगर अट्रैक्शन पे, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब कहीं ना कहीं इन्होंने भी इस चीज को समझाने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का सहारा लिया। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर आखिर ये अट्रैक्शन और रिपल्शन है कहां? तो उन्होंने प्योर इलेक्ट्रोस्टैट्स लगाई। प्योर इलेक्ट्रोस्टैट्स कैसे? कि एक एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम के अंदर भी सेंटर में न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, बट देयर आर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में लग रहा है। तो दीज आर द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अट्रैक्शन फोर्सेस के साथ साथ रिपल्शन फोर्सेस दो एटम के बीच में हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, वो मैंने आपको समझाया। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे अगर मेरी वर्ड टू वर्ड बातों को कंटिन्यूस सुनेंगे, दे गेट द कंसेप्ट। लेकिन आप क्या है कि बहुत सारी बातों को अगर आगे पीछे सोचते रहोगे, इधर उधर चैट के अंदर अपना अगर दिमाग लगाते रहोगे फालतू में, तो आपका समय बहुत खराब होगा। पूरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैंने आपको पढ़ाया यही क्लासरूम के अंदर ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है, जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश करी कि एक एटम दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ये जो कर्व है, ये कर्व का कोई एंड नहीं है, ये ऊपर भी जा सकता है और ये सभी क्रिटिकल पॉइंट हैं। इस पॉइंट के आगे के सारे पॉइंट क्या होंगे? क्रिटिकल। ये ग्राफ कैसे बन रहा है, आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? कोई मुझे लगता है कि कंफ्यूजन है, तो मैं वापस से सबमिशन कर लेता हूं सारी बातों का कि हमने अभी ये सीखा कि आखिर बॉन्ड क्यों बनता है। सभी बच्चे एक बार ओके कहें। क्लियर हो गई मेरी बात? यस या नो? हाँ जी सर। पूर्णिमा ने कहा यस सर। ओके, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक। यहां पर एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि बॉन्ड, आप लोगों ने नाम सुना होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वेंडरवॉल फोर्सेस। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या वो रियल केमिकल बॉन्ड है या रियल केमिकल बॉन्ड नहीं है। लेट्स ट्राई। तो मैं यहां पर सबसे पहली चीज जो आपके सामने रखने जा रहा हूं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल अट्रैक्शंस। ये चीज मैं जो लिख रहा हूं ये मैं प्रिंट करके भी पीपीटी में डाल सकता था, लेकिन लिखकर समझाने का जो मजा है और जो समझने का है वो ज्यादा अच्छा है। तो क्लासिफिकेशन अगर मैंने केमिकल अट्रैक्शन करा तो मैंने उनको क्लासिफाई करा दो चीजों में उनको क्लासिफाई कर देते हैं। पहला, जिसको हमने कहा वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप सिर्फ मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोल दो या आप इसको वीक फोर्सेस बोल दो, मैंने जोड़कर जानबूझ के बोला सो दैट यू गेट द पॉइंट। वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो वी हैव टू थिंग्स, वन इज वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज सिंपल केमिकल बॉन्ड। अब पॉइंट क्या है कि ये वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हैं और केमिकल बॉन्ड स्ट्रांग है। यानी कि जो मैंने इसको क्लासिफाई करा है उस क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? उस क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको तोड़ने में जो ताकत लग रही है। ठीक है, जो वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस है उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू लेस देन 42 किलोजूल पर मोल होती है, और जबकि जो रियल केमिकल बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन 42 किलोजूल पर मोल होती है। कुछ बच्चों का ये मानना होता है कि सर
ये आखिर 42 वर्ड कहां से आया? ये जो 42 है, ये नंबर कहां से आया? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू है 42, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रेंज इंपॉर्टेंट है। कि जिस कैटेगरी में जो भी एग्जाम्पल्स को हम अगर वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस की कैटेगरी में रखेंगे, तो हमने उनकी लिमिट देख ली, या हमने उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड देख लिया, और अगर उसकी एनर्जी, जो जनरल एग्जांपल्स हैं, उनकी एनर्जी अगर 42 किलो जूल पर मोल के नीचे पाई गई, तो हमने कहा ये सब कैटेगरी वालों की 42 किलो जूल पर मोल से नीचे होती है। जिन एग्जांपल्स को हम लोगों ने रियल केमिकल बॉन्ड में रखा है, उन सभी की एनर्जी 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा ही होती है। इसीलिए हमने, माना एग्जाम्पल जो मैं रखने जा रहा हूं, जो एग्जाम्पल यहां बताने जा रहा हूं, वो एग्जाम्पल्स को डील करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर आता है वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस में पहली चीज आती है ए पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वेंडर वॉल फोर्सेस, और जो दूसरा आता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द पॉइंट इज कि both of them are not real chemical bond। चलिए वापस से याद दिलाइए, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या थी? केमिकल बॉन्ड इज दैट बॉन्ड विच व्हेन फॉर्म्ड और व्हेन ब्रोकन मस्ट चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहां पर हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है पूर्णिमा, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है ना? हाँ, ये जो ये रियल केमिकल बॉन्ड नहीं है। ये रियल केमिकल बॉन्ड नहीं है मतलब जब ये बनते हैं और जब ये टूटते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द केमिकल प्रॉपर्टी। ये केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं बदल रहे हैं, इसलिए ये रियल केमिकल बॉन्ड नहीं है। दीज आर जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लूज, वेरी लूज अट्रैक्शन होते हैं, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो कि टूट सकते हैं। लेकिन जो केमिकल बॉन्ड है, रियल केमिकल बॉन्ड है, उस रियल केमिकल बॉन्ड को अगर हम देखें तो उनके बनने और उनके टूटने से प्रॉपर्टी में बदलाव आता है। मैं अगर इनके एग्जाम्पल पर फोकस करूं तो आई कैन हैव सर्टेन एग्जाम्पल्स लाइक, सबसे पहला मेरे पास एग्जाम्पल आता है आयोनिक बॉन्ड। पहला एग्जाम्पल मेरे पास जो आता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल जो मेरे पास आता है वो एग्जाम्पल होता है कोवलेंट बॉन्ड। और जो तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास आता है, बोलो क्या होता है? नाम सुनना चाहूंगा। एक बच्चे ने लिख ही दिया पहले से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बट नो, आंसर इज मेटालिक बॉन्ड। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या बॉन्ड नहीं होता? अरे होता है, वो तो कोवलेंट बॉन्ड का ही तो टाइप है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैं कोवलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई करूंगा तब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दूं। ये जो हमने तीनों लिखे हैं, दीज आर द रियल केमिकल बॉन्ड्स, बिकॉज इनके बनने से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा ही होती है। ठीक है, पूर्णिमा क्लियर है? परफेक्ट, ज्यादा ही होती है। सौम्या बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात सभी को क्लियर है? यहां तक दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई? अब पता है क्या, हमने इस चैप्टर का इंडेक्स बना लिया। वी आर गोइंग टू रीड दिस चैप्टर इन द सेम सीक्वेंस, कि हम सबसे पहले यहां पर आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर मेटेलिक बॉन्ड को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग वेंडर वॉल फोर्सेस पढ़ेंगे, और एट लास्ट हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। लेकिन आयोनिक बॉन्ड का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन पार्ट,
वो हम लोग इस चैप्टर के एंड में करेंगे, और वो बहुत वर्दी है, बहुत वर्दी है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम उससे कई सारी चीजों को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में बच्चों ने एक सवाल पूछा है, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। द एग्जाम्पल इज कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अगर कोई है, तो अपन ऐसा नहीं कह सकते कि कोवलेंट स्ट्रॉन्ग है कि आयोनिक स्ट्रॉन्ग है, वो अभी मैं समझाऊंगा अभी। वैसे भी एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर डिपेंड करता है। बेसिकली अगर अपन देखें कि वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड में, तो स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड हो गया। अब मुझे आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के बीच में इमेजिनेशन करना है कि इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, इनमें से अपन को चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है। तो देखेंगे कुछ बैचेस के बारे में आपका है, ये देख लीजिए। लक्ष्य करके एक बैच है जो कि कई सारे बढ़िया टीचर्स जो हैं वो लोग इस बैच में पढ़ा रहे हैं, और ये 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, या 5 फरवरी तो बल्कि हो चुका है, 5 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ है। तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। एंड देर इज अनदर बैच, उसमें उसका नाम है एस नीट। वो नीट 2022 के लिए है, और वो 8 ऑफ फेब से, मतलब 2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो यू कैन ज्वाइन दैट बैच ऑल्सो। उसके बाद अगर अपन देखें तो एक स्टेप अप बैच है जो कि नीट 2020 के लिए, ये एक्सक्लूसिवली इंग्लिश कोर्स है। इसमें भी कई सारे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और आई थिंक यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो। ठीक है, बाकी अगर अपन अपने वापस से पार्ट पे चलें, तो हम यहाँ पर बताना चाह रहे थे कि आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, देखते हैं। तो इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है उसको देखने के लिए एक मैं यहां पर स्लाइड ऐड कर रहा हूं। जरा आप लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, बिल्कुल ध्यान से, प्लीज बैठो है। मैंने जो सॉलिड्स हैं, उन सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहले मुझे देख के बताओ, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है क्या सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? प्रॉपरली दिख रहा है? सौम्या, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में डिफरेंस, हाँ मेरी वो क्लासेस जब उस तरह की लगाऊंगा तो मैं उसमें दोनों के बीच में डिफरेंस सिखा दूंगा। अभी बताता हूँ, देखा है। तो सॉलिड्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं कोवलेंट सॉलिड, दूसरी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं आयोनिक सॉलिड्स, तीसरी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं मेटालिक सॉलिड्स, एंड चौथी कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। एंड इट्स बेटर टू हैव एग्जाम्पल फर्स्ट। हम सबसे पहले अगर इनके एग्जाम्पल देंगे, दैट विल बी मोर, मतलब कह सकते हैं कंफर्टेबल। इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे कि डायमंड, जैसे कि ग्रेफाइट, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड ऑल्सो नोन एज कार्बोरंडम, जैसे कि BN, बोरोन नाइट्राइल, वेरी हार्ड सब्सटेंस यूज फॉर कटिंग डायमंड, डायमंड के कटिंग के वो काम में आता है। ठीक, देन वी कैन हैव आयनिक सॉलिड्स। उसके एग्जांपल्स के अंदर वी कैन हैव लाइक BaSO4 ले लिया, हमने NaCl ले लिया, हमने यहां पर AlF3 ले लिया, हमने यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, कुछ भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। मेटेलिक सॉलिड के एग्जांपल में सोडियम सॉलिड ले लिया, लाइक वी कैन हैव आयरन, वी कैन हैव कैल्शियम। उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मैं जानबूझ के एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज मरकरी लिक्विड। वो मैं बताऊंगा सर, हेडिंग तो ऊपर आपने सॉरी डाल रहा है कि नीचे लिक्विड क्यों लिख रहे हो, उसके पीछे एक कारण है, मैं भी समझाता हूँ। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स के अंदर वी कैन हैव सर्टेन एग्जांपल्स लाइक आइस, वी कैन हैव ड्राई आइस, वी कैन हैव I2 सॉलिड, आयोडीन सॉलिड, ये सब इसके एग्जांपल्स। ठीक, अब
अपन इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये टॉपिक बीच में कहां पर आया, कैसे आया। बोर्ड पर जो लिखा है उसको ध्यान से देखते जाओ और मैं बताता जाता हूं। कोवलेंट बॉन्ड में, जो कोवलेंट सॉलिड है उसमें एक एटम और दूसरे एटम के बीच में, एटम और एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है, विच इज गोइंग टू बी ब्रोकन जब हम इसको मेल्ट करेंगे। ठीक है। जबकि आयोनिक सॉलिड में लेट से मेरे पास कोई कैटायन है Na प्लस और Cl माइनस, इन दोनों के बीच में ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। अगर आप मेटेलिक सॉलिड्स की बात करेंगे तो मेटेलिक सॉलिड में भी मेटल कर्नल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जो कि मेटल को अट्रैक्ट करता है। दिस इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूलर सॉलिड को अलग से डील करूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है। अब आपको याद हो तो मुझे बताना कि डायमंड को आपको मेल्ट करना है और NaCl को मेल्ट करना है। क्या बताइए, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सौरभ एंड ऑल प्लीज आप लोग ध्यान दें। डायमंड का तो यानी कि कोवलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट आयोनिक सॉलिड से ज्यादा होता है और उसका ज्यादा होता है मेटेलिक सॉलिड से। लेकिन मेटेलिक सॉलिड और आयोनिक सॉलिड के बीच में वी कैन हैव अ स्वैप, एक स्वैप पॉसिबल है। उन दोनों के बीच में एक स्वैप पॉसिबल है। क्यों स्वैप पॉसिबल है? जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप ऊपर देखें तो उन एग्जाम्पल्स के अंदर अगर मैंने NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर किया आयरन से, तो क्या आयरन का ज्यादा होता है, NaCl का कम होता है। लेकिन वहीं अगर मैंने मरकरी से कंपेयर किया तो मरकरी का कम है, देखो लिक्विड है। तो ये स्वैप हो सकता है और दोनों का नेचर सेम है। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लेकिन बताओ, कोवलेंट सॉलिड को जब मेल्ट कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड, एंड आयोनिक सॉलिड को जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो वी हैव टू ब्रेक द आयोनिक बॉन्ड। अब मुझे जवाब चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? अभी भी आयनिक जवाब कैसे आ गया बेटा? कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करा डायमंड, आयनिक बॉन्ड को ब्रेक करा NaCl, जैसे हमने ब्रेक करा। दोनों में से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा? डायमंड की वैल्यू होती है 2000 समथिंग और NaCl की वैल्यू होती है 803, लगभग 803 डिग्री सेल्सियस होती है। अब आप देख सकते हैं डायमंड को तोड़ने में ज्यादा टाइम लगा। टाइम क्या मतलब? ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, टेम्परेचर ज्यादा लगाना पड़ा, हीट ज्यादा देनी पड़ी, तो डायमंड का बॉन्ड स्ट्रांग हुआ ना। तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है आयोनिक बॉन्ड से। तो मेरा जो मोटिव है वो बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कोवलेंट सॉलिड और आयोनिक सॉलिड में अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं तो उससे मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे पहुंच गया हूं और अब मैं क्लियर कह सकता हूं कि एक कोवलेंट बॉन्ड और एक आयोनिक बॉन्ड में से स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा है? दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। और अभी भी अगर समझ में नहीं आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, मुझे चैट बॉक्स में वापस से पूछिए कि सर एक्सप्लेन, सर एक्सप्लेन। मैं दोबारा बताता हूं। ठीक है, समझना ध्यान से। डायमंड को पिघलाया, 200 डिग्री 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया,
NaCl को पिघलाया, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैंने वहां टेम्परेचर दिया 800 डिग्री सेल्सियस। आप समझ सकते हैं कि डायमंड को पिघलाने में मुझे एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ी, क्योंकि जब डायमंड को पिघलाया आई हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड, और जब NaCl को पिघलाया तो मैंने इस बॉन्ड को तोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि मुझे किस बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा खर्च करनी पड़ी, कोवलेंट में। तो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होते हैं आयोनिक से। क्लियर हो गई मेरी बात? बड़ी सिंपल सी बात। सर आपने अभी तक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी। आपने बता तो दिया, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल्स बता दी, लेकिन आखिर ये होते क्या है ये नहीं बताया। तो कुछ तो अभी बचा रहना चाहिए नेक्स्ट क्लास में कनेक्ट करने के लिए। तो अपन इस चीज को नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करते हैं। तब हम ये सीखेंगे कि आखिर किस तरह से मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिफाइन किया जाता है। मेरे को लगता है यहां तक आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखें तो ये चीज मैं आपको बता चुका। एक अनअकैडमी कॉम्बैक्ट करके भी एक सीरीज है, यू कैन ज्वाइन, और उसमें कई सारे प्राइजेस हैं, और मतलब यू कैन हैव सर्टेन रैंक्स, और उसके अंदर आपको प्राइजेस मिल सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप रजिस्टर करें टाइम से, इट्स वेरी गुड। और मेरे को मेरी स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, इलस्ट्रेशन लेने हैं, क्या करना है, यू कैन राइट टू मी, मेरे को लिखें, और ताकि मुझे पता लगेगा। और इस वीडियो को आप लोग मतलब जो भी लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, जो भी करते हैं, जो सभी लोग कहते हैं वो जरूर करें, ताकि मुझे फीलिंग आए कि हाँ जो पढ़ाया गया है क्या वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, और एक कोई क्लैश ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स करके भी हमारा एक नया एक सीरीज स्टार्ट हुई है, तो यू कैन ज्वाइन। और ये जो है 7 फरवरी को जो है हम लोग स्टार्ट अभी हमने किया था। उसके बाद अभी एक और डेट आएगी जो कि मैं आपको नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर रिवील कर दूंगा। ठीक है, तो मजेदार चीजें हैं, कई सारी चीजें यहाँ पर आती रहती हैं। यू कैन ज्वाइन, एंड दैट्स माय कोड अगेन SGC10, एंड यू कैन यूज दिस कोड ताकि आप क्लासेस में ज्वाइन कर सकें। और मैं आपको फिर कहता हूँ, इट्स माय श्योरिटी कि मैं आपको ये जितना भी टॉपिक है, जैसे हमने स्टार्ट किया है बहुत बेसिक से, इसी को धीरे 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 करके लेवल बढ़ाते जाएंगे आपके नीड के हिसाब से। एंड प्लस में आपको जितना भी टॉपिक समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशंस और अपन साथ साथ में करते जाएंगे। स्पेशल क्लासेस में वी हैव सर्टेन फैसिलिटीज ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर मुझे कर करके दिखाएंगे, एंड इट्स वेरी मतलब बहुत मस्त चीज है। तो आप जब स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो टाइमिंग की मेरी स्पेशल क्लास कब है, तो यू कैन ज्वाइन देयर, एंड तब हम लोग उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद अगले टर्न पे। और मैं कल मेरी क्लास फिर से लेऊंगा जिसमें मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। परसों हमारी क्लास के अंदर इसके आगे का टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। बाय बाय।